नमस्कार दोस्तों। पेटपूजा.com में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर। आज का ये एपिसोड मैं बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ। इसका कुछ कारण था, एक्चुअली थोड़ा पर्सनल रीजन था। आई लॉस्ट माय फादर, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ, और आई वुड से इट्स 1 month एक्चुअली। ही पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई और आई वाज अ केयर गिवर टू हिम। इसीलिए मेरे जो शुरू के जो एपिसोड्स रहे हैं, इतने 2 ढाई साल से जब से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया, बहुत रेगुलर नहीं हो पाए। और नो, आई प्रॉमिस टू योर सेल्फ एंड टू माई सेल्फ कि अब मैं रेगुलरली एवरी संडे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे एक नया एपिसोड में रिलीज करूंगी। तो आज की जो बात है ये है भारतीय चाय का इतिहास। चाय पर चर्चा तो अक्सर होती है, पर आज हम चाय की चर्चा करने वाले। हम आपको भारतीय चाय के इतिहास की यात्रा पर ले जाने वाले हैं। चाय हमारे देश का एक फेवरेट बेवरेज है, वी ऑल नो दैट। और इसकी खुशबू और स्वाद हर घर की खुशियों में चार चांद लगा दी। दुनिया के अगर हम तीन नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात करते हैं तो वो है मोस्ट पॉपुलर कॉफी, कोको और चाय। और क्या आप जानते हैं, चाय इसमें सबसे पॉपुलर है और सबसे पुराना भी। और एक इंटरेस्टिंग बात है, पूरी दुनिया में जो सबसे पहले जिस देश में चाय पीने की परंपरा शुरू हुई वो है चीन। तो चीन दुनिया का पहला चाय पेय देश है। और जो चाय की जो खोज है, इसका श्रेय क्राइस्ट से अराउंड 2500 ईयर्स पहले एक चीनी सम्राट शैन नुंग को दिया जाता है। इन्होंने 120 वर्ष तक चीन पर शासन किया था। और जो लोकप्रिय जो फोकलोर है, किंवदंती है, उसके अनुसार शैन नुंग शिकार पर गए हुए थे। वहां पानी उबाल रहे थे, तभी ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जो लकड़ियां थी, जो उस लकड़ी में से, उसकी शाखा में से कुछ ड्राइड लीव्स थी, वो उस पानी में गिर गई और वो पानी में उबल भी गई। और उसके बाद व्हेन ही ड्रैंक दैट वाटर, उसमें उन्हें एक बड़ा अच्छा सा वो टेस्ट उन्हें चाय का लगा। अच्छा, ये तो एक फोकलोर है। देर आर फ्यू एक्चुअली रिगार्डिंग टी। एक और चीनी किंवदंती के अनुसार चाय की खोज लगभग 300 से 250 साल पहले, क्राइस्ट से, BC टू 300 टू 221 बिफोर क्राइस्ट की गई थी। और उस काल में एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ थे जिन्हें ऑलमोस्ट 84,000 के करीब औषधियों का और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। मरने से पहले अपने बेटे को इनमें से केवल वो 62,000, 62,000 जो थी हर्ब्स के बारे में वो बता पाए। अब उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके जाने से क्या हुआ, 22,000 के करीब जो हर्ब्स की जो नॉलेज थी लगभग खत्म हो गई, क्योंकि वो अपने बेटे को देने वाले थे एंड ही कुडंट कंप्लीट द जॉब एंड ही एक्सपायर्ड बिफोर गिविंग हिम ऑल द नॉलेज ऑफ 84,000 हर्ब्स। क्या हुआ कि जब उनके मरने के बाद एक दिन उनकी कब्र पर एक पौधा उग गया। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पौधा था, इसमें उन 22,000 जो हर्ब्स और वेजिटेशन के बारे में वो अपने पुत्र को नहीं बता के गए थे, इस पौधे में वो सारी की सारी खूबियां थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये पौधा चाय था। अच्छा, ये तो थी चीन की कहानी। अब एक जापानी भी एक पौराणिक कथा है जो चाय की उत्पत्ति का श्रेय एक भारतीय तपस्वी को देती है। और इन तपस्वी का नाम बौद्धि धर्म कहा गया हिंदुस्तान में, और जापान में इन्हें दारुमा कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म के जैन सेक्ट के फाउंडर कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दारूमा एक बार ध्यान के दौरान सो गए, मतलब ही वाज इनटू मेडिटेशन एंड बाय मिस्टेक ही जस्ट स्लेप्ट। और अपनी जो उससे जो उनको जो फेलियर थी कि मैं मेडिटेशन में कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इससे क्रोधित होकर ही गॉट एंग्री बिकॉज ऑफ दिस। उन्होंने क्या करा, अपनी जो पलकियां होती है ना, ये आई लैशेस, इन्हें उन्होंने तोड़ दिया।
और जब उनकी पलकों से उन्होंने वो फेंक दिया, उसमें से एक पौधा निकला और वो चाय का पौधा था। और इस पौधे ने नींद को मार डाला, क्योंकि यही उनकी दुश्मन थी। ही जस्ट फेल्ट अस्लीप, और इसलिए वो मेडिटेशन नहीं कर पाए। तो ये जो पौधा था ये उनकी पलकों से निकला, ऐसा माना जाता है। ऐसी फोकलोर है एक तरह से। और चाय का पौधा जो है वो चाय जब आप पीते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है। अच्छा, किंवदंतियां फोकलोर्स तो हैं ही, इसके अलावा सभी सबूत भी ये बताते हैं कि चीन में चाय पीने का चलन 6 शताब्दियां 6 ईसा पूर्व में था। तो ये आप समझ सकते हैं कि चीन में ये कितनी पुरानी परंपरा रही है चाय को पीने की। हाँ, ये बात और है कि उन दिनों इसको एज एन मेडिसिन, औषधि के रूप में लिया जाता था। ये डेली यूज में जैसे हम चाय पीते हैं वैसे नहीं। हालांकि पहली चाय की खोज चीनी सम्राट ने की थी, लेकिन दुनिया के कई हिस्से अब चाय की फसल में योगदान करते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली चाय चीन की ही आती थी। 1823 में पहली बार जो थी भारतीय चाय लंदन में भी। और आज भारत विश्व में चाय के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इसे सदियों पहले चीन से यूरोप तक यात्रा करने वाले रेशम के कारवां द्वारा भारत लाया गया था। सिल्क रूट, रिमेम्बर दैट। हालांकि कैमोलिया सिनेंसिस चाय का बोटानिकल नेम है, भारत का भी मूल निवासी है। इंडिया में भी ओरिजिनल रूप से पाया जाता है और इसके वास्तविक मूल्य का एहसास होने से बहुत पहले से ही जंगलों में उगता था। इसके बारे में पता नहीं था, बट ये जंगलों में उगा करता था। मूल भारतीय लोग कभी कभी पत्तियों को अपने आहार के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, और ज्यादातर मेडिसिनल यूज होता था। ये तो थी चाय की किंवदंतियां, फोकलोर्स। आइए अब भारत में चाय की खोज और उत्पादन कैसे शुरू हुआ, इस बारे में थोड़ा और जानते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक चीन विश्व का एकमात्र टी एक्सपोर्टर कंट्री बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारी कभी भी भारत में चाय बागान लगाना नहीं चाहते। एक इजी बार्टर सिस्टम बना हुआ था जो उनके फेवर में था। बार्टर सिस्टम चीन के साथ। पर 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते चीन ने जो ये बार्टर था इसमें चांदी का इस्तेमाल शुरू कर। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय उगाने की पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दिया, क्योंकि इंग्लैंड में नहीं हो सकता था। एक तो दो बातें थी, एक तो देयर वर नॉट, दे डोंट हैव मच लैंड। हमें पता ही है कि हम नक्शे पे दिखते हैं कि इंग्लैंड बहुत छोटा सा देश है। और दूसरा, उसकी जो क्लाइमेट थी वो चीन से बहुत अलग। इसलिए ये तो उन्हें समझ आ गया था कि वहां तो ये शायद ग्रोथ इसकी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने इंडिया में इस चीज को एक्सप्लोर करने के बारे में, चाय की प्रोडक्शन के बारे में सोचा। और दूसरी बात ये थी, क्योंकि उन्होंने, चीन ने चांदी को यूज करना शुरू कर दिया था, और अंग्रेज चाय पर चीन के जो उनका जो एकाधिकार था उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने बहुत अपना से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लिया था। और फिर उन्होंने देखा कि इंडियन क्लाइमेट और इंडिया की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो भी इन पौधों की खेती के लिए बेहद उपयुक्त थी। इसलिए उन्होंने भारत में चाय बागान विकसित करने का निर्णय लिया। 1776 में एक अंग्रेजी बोटानिस्ट सर जोसेफ बैंक्स ने भारत में चाय की खेती करने की सिफारिश की। अच्छा, 1780 में रॉबर्ट किड नाम के एक अंग्रेज ने चीन से आए बीजों के साथ भारत में चाय की खेती का प्रयोग किया, पर वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सारे पौधे मर गए। सबसे बड़ी प्रेरणा भारत के उत्तर पूर्वी भाग में असम के जंगलों में उगने वाली स्वदेशी चाय के पौधों की खोज से मिली। प्राचीन काल से उस क्षेत्र की मूल जनजातियां जैसे कि सिंह, फोस और खाम इस झाड़ी से परिचित, और इसकी पत्तियों से शराब बनाकर पिया करते। असमिया चाय की झाड़ी देखने वाला पहला यूरोपियन
रॉबर्ट ब्रूस नामक एक स्कॉट था। उसने एक्चुअली ही वाज लुकिंग फॉर सम बिजनेस एवेन्यूज, और उसी के चक्कर में वो असम के इंटरनल एरियाज में ट्रेवल किया करता था। 1823 में ब्रूस ऊपरी असम की अहोम राज्य की राजधानी रंगपुर में था, जहां उन्होंने एक स्थानीय रईस मनीराम बरुआ, और उन्हें मनीराम दीवान के नाम से भी जाना जाता था, इनसे दोस्ती करी और स्वदेशी असम चाय के अस्तित्व के बारे में उनसे ही बातचीत हुई, उनसे ही पता लगा। मनीराम ने ब्रूस को एक मिलनसार सिंगफो सिंगफो एक वहां की लोकल ट्राइब था, उनके चीफ से मिलवा दिया। चीफ का नाम था बीसागा, और उनको दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, और इन्होंने जो स्कॉट पर्सन थे, उन्होंने चाय के बीज और पौधों की जो थी रिक्वायरमेंट के लिए उस ट्राइबल चीफ से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। और ये जो ब्रूस थे, ये इनकी 1824 में ही डाइड बिफोर एनीथिंग कैन बी डन। उनके जो छोटे भाई थे चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस को ये काम पूरा करना। चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस ने चाय के पौधों को इकट्ठा करके असम में गवर्नर जनरल के एजेंट डेविड स्कॉट को भेजा। स्कॉट ने कुछ पौधे कलकत्ता के बोटानिकल गार्डन के जो अधीक्षक थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनको दे दिया। उनका नाम था डॉक्टर एन वॉलेज को भेजा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट द रियल टी, ये बेकार है। और उन्होंने उस मतलब जो लोकल जो प्लांट था और जो टी की क्वालिटी उसको उन्होंने एकदम कंडेम कर दिया। और उसके बाद ऑलमोस्ट एक डिकेड लगा टिल दिस आवर लोकल टी गॉट रिकॉग्निशन। अच्छा, विडंबना ये थी कि देशी पौधे तो फल फूल रहे थे, और जबकि चीनी पौधे असम की गर्मी में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और धीरे धीरे देशी चाय की जो झाड़ियां थी उन्हें ही रोपने का निर्णय किया गया। जब वो नहीं चली चीनी चाय, देन दे रिकॉग्नाइज आवर इंडियन वेराइटी। 1835 में चाय समिति ने चाय के रोपण के लिए असम में अनुकूल स्थलों का चयन शुरू करा। और इसके लिए डॉक्टर वॉलेज, जो बोटानिकल जो इंस्टीट्यूट था उसके चांसलर थे, उसके प्रेसिडेंट थे, इंचार्ज थे, डॉक्टर डब्ल्यू ग्रिफिथ और डॉक्टर जे मैकलेन को शामिल करते हुए एक साइंटिस्ट का एक जो है कमीशन बनाया। उन्होंने असम का दौरा करते हुए पाया कि ये क्षेत्र जो है चाय उगाने के लिए ये उपयुक्त है। और उन्होंने यहाँ पे चाय की प्रोडक्शन रोपण के लिए उन्होंने सिफारिश भी की। इसी बीच चाय समिति के सचिव गार्डन चीन की यात्रा से लौटे थे और चाय के बीज फिर से लेके आए थे। उन्होंने उसे, जो कलकत्ता में एक नर्सरी रही होगी, उसको दिया, और नर्सरी ने चाय की पौध बनाकर आसाम भेज। तो ये जो चीनी पौधे थे, ये व्यावसायिक रूप से मतलब प्रोडक्शन इनकी उग गए थे, पर उनके जो बिजनेस के पर्पस के हिसाब से अगर हम देखें तो वो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन के लिए वो उनका जो था देवर अ फेलियर फॉर दैट। खैर, फिर उन्होंने क्या करा कि जो हमारे यहाँ की जो लोकल वैरायटी थी, जिसको वो बहुत कंडम कर ही चुके थे कि नो नो दिस इज नॉट टी, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, उन्होंने क्या करा, जो चीनी वैरायटी थी उसको हमारी जो इंडियन वैरायटी थी उसके साथ मिक्स करके ट्राई टू प्रोड्यूस अ लोकल मिक्स्ड ब्रीड। तो उन्होंने वो कोशिश करी, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुई। खैर, 1836 में जो असम में अ, जो असम की चाय थी, इसका एक छोटा सा नमूना चाय समिति को भेजा गया। फिर उस सैंपल को वायसरॉय लॉर्ड ऑकलैंड ने अप्रूव कर दिया। और उसके बाद जो साइंटिस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी इसे अच्छी क्वालिटी की चाय के रूप में घोषित। और 1837 में, वंस इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द टी कमेटी, 1837 में ब्रूस ने चाय की 46 पेटियों की एक खेप चाय समिति को भेजी, जो पूरी तरह से समिया पत्तियों से बनी हुई। और इस ऐतिहासिक खेप की 10 जनवरी 1839 को लंदन में इसकी नीलामी करी गई। और नीलामी का रिस्पॉन्स जो था वो बहुत बढ़िया है।
के कुछ डेकेड्स बाद रॉबर्ट ब्रूस ने ब्रह्मपुत्र की ऊपरी घाटी में जंगली रूप से उगने वाले एक और पौधे की खोज करी। ये बिल्कुल अलग तरह की पौधे थे और बिल्कुल लोकल थे। और फिर उसने इनकी फिर 12 बेटियां फिर लंदन में भेजी और उसकी भी नीलामी ठीक ठाक हो गई। और इसने कलकत्ता में बंगाल टी एसोसिएशन और लंदन में पहली संयुक्त स्टॉक चाय कंपनी असम कंपनी का जो था कॉन्स्टिट्यूट किया। और इस तरह से चाय की जो प्रोडक्शन थी इसको एक प्रॉपर एक कहें कि कमर्शियल एक स्टार्टअप मिला यहाँ। और चाय की खेती के लिए अन्य कंपनियों का भी इसके बाद गठन किया गया। कुछ कंपनियां थी जिसमें जॉर्ज विलियमसन की कंपनी थी जिनके टी गार्डन से, और जोरहट टी कंपनी भी इसमें शामिल है। ये तो छोटी छोटी टी कंपनी की बात हुई। जैसे जब ये जो था चाय का जो व्यापार था ये प्रोफेशनल तरीके से ये मैनेज होने लगा। 1847 में असम कंपनी और चाय के भारत के चाय उद्योग की किस्मत में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ये वो वर्ष था जब दो व्यक्ति कलकत्ता में हेनरी बर्किंगम और असम के स्टीफन मोर ने कंपनी के मामलों की जिम्मेदारी ली। असम कंपनी की इन्होंने जिम्मेदारी ली और इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से इनको मैनेज करना शुरू किया। और 5 साल के अंदर अंदर इन्होंने टी प्रोडक्शन को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एक एंटरप्राइज में बदल दिया। और उसके बाद ही इस कंपनी ने प्रॉफिट्स करने शुरू। कोई भी जो बिजनेस है वो बिना प्रॉफिट्स के नहीं चल सकता। तो ऑलमोस्ट 5 साल की मेहनत के बाद ये कंपनियां प्रॉफिट में आ गई। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में एक सफल उद्योग स्थापित हो चुका था। अब इसके बाद जो ये थे बिजनेसमैन, दे वर लुकिंग फॉर अदर प्लेसेस जहां पे वो चाय की खेती कर सके। तो उसके बाद हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला और भारत के अन्य हिस्सों में चाय उगाने की जो थी प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबल है इसका पता लगाना शुरू किया। 1863 में हिमाचल के कुमाऊं, देहरादून, गढ़वाल, कांगड़ा घाटी और कुल्लू में फिर टी गार्डन स्थापित करे गए। आज भी अगर हम वहां जाते हैं तो वी कैन सी द टी गार्डन्स। 1835 में दार्जिलिंग में भी जो थे ये टी गार्डन्स शुरू हो गए। और आज भी हम दार्जिलिंग टी के बारे में तो बहुत नाम हमने सुना है कि दार्जिलिंग टी तो सबसे पॉपुलर टी होती है। और हमें शायद कांगड़ा टी और साउथ में जो टी गार्डन है उनके बारे में शायद इतना हमें पता ध्यान नहीं जाता एक्चुअली पता। बट अगर हम टी की बात करते हैं तो इट इज दार्जिलिंग टी। आज की अगर हम बात करें तो 18,888 एकड़ में चाय के बागान जो है दार्जिलिंग में खोले गए। इनका जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन इज 3.9 मिलियन पाउंड। भारत के इतने विशाल चाय साम्राज्य को बनाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज भारत 13,000 टी गार्डन एस्टेट्स हैं और इसके उत्पादन में 2 मिलियन से अधिक लोगों को काम मिला हुआ है। और इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा टी प्रोडक्शन कंट्री है। अच्छा, जैसे जैसे समय बीतता गया चीन और अन्य पड़ोसियों जैसे जापान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, मंगोलिया, तिब्बत आदि में चाय पीने की आदत का विकास होता गया। स्थलीय मार्गों से लैंड के थ्रू जो मार्ग है, रोड से अ, चाय को मध्य पूर्व तक भी पहुंचाया गया। असम कंपनी ने आखिरकार साबित कर दिया कि असम में चाय उगाना एक लाभदायक उद्यम हो सकता है। अन्य लोग अब इसके अनुभव और प्रयोग से लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद से भारतीय चाय उद्योग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नई कंपनियां बनी, नए मालिकाना उद्यान खोले गए और चाय की खेती में आगे से आगे बढ़ते हुए। असम में चाय की खेती की सफलता ने उद्योग को खूब प्रोत्साहन दिया और इसके बाद के दशकों में देश के अन्य हिस्सों में
अधिक क्षेत्र चाय रोपण के अंतर्गत आए। लाए गए बीज और पौधे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में लगाए गए। 1856 तक कुमाऊं, देहरादून, गढ़वाल, कांगड़ा और कुल्लू चाय के बागान खोल दिए गए। असम की सफलता दक्षिण भारत तक भी पहुंची, जहां प्रायोगिक रोपण जो था वो मतलब एक्सपेरिमेंटल उसकी जो हार्वेस्टिंग थी वो 1839 में ही शुरू करी गई। लेकिन 1859 तक 20 years ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन फिर ये प्रोफेशनल तरीके से तमिलनाडु में देखें तो नीलगिरी और केरल में वायनाड जिले में टी गार्डन्स बहुत ज्यादा है। और अब ये जो है साउथ इंडियन टी इंडस्ट्री भी जो हमारे देश की है वो भी स्टेबल हो चुकी। 20th सेंचुरी में इसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से हुई। 19वीं शताब्दी के जो फर्स्ट हाफ में भारतीय चाय उद्योग में अभूतपूर्व विस्तार देखा गया। विश्व बाजार में भारतीय चाय का धीरे धीरे प्रभुत्व चीन के बढ़ता गया और चीन का प्रभुत्व जो था वो धीरे धीरे घटता गया। 1889 से ब्रिटेन ने चीन की तुलना में भारत और श्रीलंका से अधिक चाय का आयात। 20वीं सदी में कई उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी भारतीय जो चाय का जो उद्योग था उसने अपनी ग्रोथ की गति को कभी नहीं खोया। भारत का चाय शहर टी सिटी जो है वो है, आप नाम जानते हैं क्या? मैं बताती हूँ, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी के बाद चौथा सबसे बड़ा शहर है असम का। और ये शहर भारत के ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। भारत की असमिया चाय का लगभग 50% प्रोडक्शन डिब्रूगढ़ से होता है ना? ये हमारे देश की टी सिटी। भारत की चाय ने 2021 में इतिहास रचा। अब तक का सबसे अधिक उत्पादन और निर्यात जो था वो 2021 में हुआ। एंड कैन यू इमेजिन द नंबर्स? इट इज 1325 मिलियन kilograms। ना जबरदस्त प्रोडक्शन। भारतीय चाय भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और विदेशी बाजारों में भारत की पहचान बनी हुई है। चाय की ये यात्रा भारत की संस्कृत विरासत और उत्थान का एक अनोखा पहलू है। और दोस्तों, चाय की सफलता की कहानी लगातार आगे बढ़ने वाली है। चाय की ये यात्रा कभी खत्म नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय देने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। जल्दी ही हम नए एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें और हाँ, चाय पीते। अच्छा, एक बात और है, पेटपूजा.com को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? नमस्कार।